नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस सेशन में हम मेंस एग्जाम के और जीएस पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो जीएस 3 पेपर के जो 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन हमारे एचएस एग्जाम में आते हैं, जो कि 4 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स के एंड 20 मार्क्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन इस सेशन में हम 4 मार्क्स के डिस्कस करेंगे, एक 8 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आई होप आप आंसर कर चुके होंगे। सुबह जो टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन फाइल शेयर की गई थी, और इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना चाहिए यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला। तो 3 स्टेप फॉर्मूला में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वेश्चन में किस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव वर्ड क्या दिया हुआ है, यानी कि व्हाट से शुरू किया गया है, डिस्क्राइब से शुरू किया गया, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एग्जामिन क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को आंसर करते हो। अब उस क्वेश्चन को माइक्रो पार्ट्स में डिवाइड करके उन माइक्रो ईच एंड एवरी माइक्रो क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होता है। और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि स्ट्रक्चर उस आंसर का किस तरीके का है। हम कैसे इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, बॉडी कंक्लूजन लिख रहे हैं, उसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फ्लो सही से उसमें बन रहा है यानी वो देखना होता है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपके आंसर में एक वाह फैक्टर आ रहा है या नहीं। वो कैसे आएगा जब आप उसमें कुछ रिपोर्ट्स, इंडेसेस, केस स्टडीज, हिमाचल स्पेसिफिक चीजें ऐड करोगे, तब आएगा, राइट। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं आप जब भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर लिखने जा रहे हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, सीबीडी जो हमारा कन्वेंशन है इस पर पूछा गया है। ये इश्यूज, कंसर्न, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कन्वेंशन वाला जो टॉपिक है जीएस 3 पेपर में यूनिट 3 सब यूनिट 1 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये काफी बार न्यूज में भी रहता है, अलग अलग चीजों से रिलेटेड, या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब होता है तब। तो यहाँ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो व्हाट पूछा गया है, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। क्या पूछा गया है, सबसे पहली बात तो सीबीडी के बारे में एक लाइन लिखना है आपको, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सीबीडी के बारे में लिखेंगे कि सीबीडी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर 5 जून 1992 को। ये जो है इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर, और ये जो कन्वेंशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज द नेम सजेस्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। ये कन्वेंशन एक पार्ट था यूएनएफसीसीसी का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस ये जो किया गया था 1992 में, उससे ये कन्वेंशन निकल कर आया है। ओके, तो वो हम बता रहे हैं जिसे हम रियो समिट या फिर अर्थ समिट भी कहते हैं। ये कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1993। ओके, तो ये चीजें हमने यहाँ पर बता दी। अब इस कन्वेंशन के मेन फीचर्स हम बता रहे हैं कि इस कन्वेंशन में एक्चुअली है क्या, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा गया। तो आप देख सकते हो एक लाइन हमने अच्छे से कन्वेंशन के बारे में बता दिया, अब फिर फीचर्स बता रहे हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। इवन दो इन 4 मार्क्स क्वेश्चन हमें ये इंट्रोडक्शन अच्छा सा लिखना होता है, डायरेक्ट आप फीचर्स पे अगर जाओगे तो वो थोड़ा सा जो है कटा हुआ सा आंसर लगता है। तो एक लाइन थोड़ा सा आप कुछ लिख दो इन द इंट्रोडक्शन, राइट। और इसके साथ फीचर्स के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली जैसे नाम में समझ में आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम इस कन्वेंशन का। कन्वेंशन इंश्योर दैट नेशनल स्ट्रैटेजीज इससे रिलेटेड डेवलप किए गए हैं, और इससे रिलेटेड रिलेवेंट बॉडीज किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी टेक्निकल असिस्टेंस और इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी डेलिबरेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो इस कन्वेंशन के बेसिस पर किए जाते हैं, और उन्हें कंट्रीज जिन्होंने इस एग्रीमेंट का पार्ट बने हैं वो फॉलो करते हैं एट द नेशनल लेवल, इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज एंड बॉडीज को डेवलप करके। तो वो पहला फीचर है जिससे इंश्योर होता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। सस्टेनेबल यूज, दूसरी बात है सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस रिगार्ड, यानी कि सस्टेनेबल वे में आपको यूज करना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अलग अलग प्लांट्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गया, एनिमल हो गए, इनमें से होता यह है कि कुछ रिसोर्सेस हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट से हमें कई सारे मेडिसिन बना सकते हैं,
एनिमल से हमें फूड मिलता है, फॉर एग्जांपल मिल्क जो है गाय देती है, तो इनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और उन ऑर्गेनिजम्स पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट ऐसा ना हो। ठीक है, और हम एक्चुअली कर ये नहीं रहे हैं ठीक तरीके से, कई सारे ऑर्गेनिजम्स को हम एक्सटिंक्शन के तरफ पुश कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबल यूज ताकि प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन भी उसे यूज कर सके, इवन उन ऑर्गेनिजम्स पर कोई जो है बहुत बड़ा असर ना हो। इसके साथ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की बात की गई है, जहां पर अगर आप किसी कम्युनिटी, ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया जाता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की जब बात की जाती है, किसी इंडिजिनस कम्युनिटी ने कोई एक नया तरीके का जो है प्लांट से कोई किसी डिसीज का मेडिसिन फाइंड आउट किया है और वो यूज कर रहे हैं, लेट्स से ट्राइबल्स जो है उसे यूज कर रहे हैं, इसको यूज करके अगर जो बहुत बड़े फार्मा कंपनीज है वो मेडिसिन बनाते हैं, तो उसकी बेनिफिट वो फार्मा कंपनी खुद अपने लिए रख लेते हैं और इस पूरे प्रोसेस एंड जो प्लांट का ये पूरा बनाने का प्रोसेस उसे वो पेटेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कम्युनिटी के द्वारा फाइंड किया गया ये जो मेडिसिन है उसके बेनिफिट्स किसको पहुंच रहे हैं? फार्मा कंपनी को। तो वो नहीं होना चाहिए, उसकी जो बेनिफिट है वो शेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्विटेबल फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके की सिचुएशंस में जो भी स्टेक होल्डर्स है सभी को बेनिफिट जाए ये इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दी गई है। इससे रिलेटेड रेलेवेंट जो टेक्नोलॉजी या स्ट्रैटेजीज है उन्हें डेवलप करना है, जो लेजिस्लेशन से उन्हें डेवलप करना है, ये कहा गया है। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज, इसके साथ उनको बेनिफिट तो पहुंचना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिजिनस कम्युनिटीज के द्वारा जो भी डेवलप किया जा रहा है और उन के द्वारा उनके कुछ सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे एरियाज होते हैं जो कि बिल्कुल भी बहुत ही होली मानते हैं वो, ठीक है, पूजते हैं, तो ऐसे एरियाज को हमें इंट्रूड नहीं करना चाहिए, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये चीज हम ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये जो इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उनको हम डिस्टर्ब ना करें। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी। इसके साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सकता है। क्यों हम इंडिजिनस कम्युनिटीज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में, क्योंकि वो कई सारे फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स जो है कई सारे पेड़ और पौधों को और एनिमल्स को पूछते हैं, तो वो चीज उनके कंजर्वेशन में हेल्प करती है। तो इस वजह से इनके कस्टम्स को हम अगर इफेक्ट नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली ये कम्युनिटीज खुद ही कंजर्व करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, तो वो चीज हमें इंश्योर करनी है। ठीक है, तो ये चीजें कही गई है और ये 4 फीचर्स हमने बता दिए। दूसरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारे टॉपिक में से है, जो कि जीएस पेपर 3 यूनिट 3 सब यूनिट 2 का टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव वर्ड व्हाट दिया गया है, यहाँ पर पूछे गए हैं अप्रोचेस। पहले हम सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे और फिर अप्रोचेस बताएंगे। तो सबसे पहले सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल लेयर जो होती है उसमें सारा का सारा ह्यूमस जनरेट होता है और वो टॉप सॉइल प्लांट्स को और एनिमल्स को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है और इस वजह से जो हम हैं ह्यूमंस को भी वो सपोर्ट करती है। तो टॉप सॉइल को कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज हम कैसे करेंगे, ये जो है सॉइल कंजर्वेशन में आता है। 2 टाइप्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन अप्रोचेस होते हैं, एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इन 2 अप्रोचेस से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सॉइल कंजर्वेशन बता दिया, उसके टाइप्स बता दिए। अब हम अप्रोचेस के बारे में बताएंगे। एग्रोनॉमिक अप्रोच ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, सॉइल साइंस, वाटर साइंस, पेस्ट मैनेजमेंट, जेनेटिक्स, इन सब से जो भी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प होने वाली जो भी स्टडी है उसको हम यूज करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है इससे रिलेटेड उसको हम यूज करते हैं फॉर सॉइल कंजर्वेशन।
कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर प्रोसेस के दिए हुए हैं जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्टोर फार्मिंग हम कर सकते हैं, जहाँ पर कॉन्टोर्स बनाए जाते हैं ताकि वाटर जो है, अगर हिली रीजन्स हैं मोस्टली हिमाचल जैसे एरियाज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखे होंगे कंटोर्स बनाकर उस पर जो है एग्रीकल्चर किया जाता है और कंटोर बंड्स बनाए जाते हैं ताकि पानी जो है वो सीधा सीधा बह ना जाए। तो हिली रीजन्स में ये पानी जो है बह जाता है और इसको रोकने के लिए कंटोर्स बनाए जाते हैं। उसके जो है इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं और कंटोर बंड्स बनाए जाते हैं, वो कंटोर फार्मिंग हो गया। वेजिटेटिव बैरियर्स लगाए जा सकते हैं, यानी कि ऐसे बैरियर्स जो कि हेल्प करें जो टॉप सॉइल है उसको, अगर बारिश हो रही है तो वो फ्लो नहीं हो जाएगा, पानी के साथ वो फ्लो नहीं होएगा। और ये अगर खेती यहाँ पर है और इसके एज में हमने कुछ और पेड़ लगा दिए हैं तो वो पानी अगर बह भी रहा है तो वो सोख लिया जाएगा। तो वो जो रूट्स हैं वो ये सारा काम करते हैं कि सारा का सारा पानी जो है वहीं पर अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। राइट, तो वेजिटेटिव बैरियर्स लगाए जाते हैं। स्ट्रिप प्लांटेड विद ग्रास और श्रब दैट रन्स अक्रॉस द स्लोप। ठीक है, तो स्लोप के क्रॉस ये होता है, या फिर एट द एजेस ऑफ जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हम लगाए हैं उसके एजेस में ये लगाए जाते हैं। इंजीनियरिंग अप्रोच की अगर हम बात करें, इसमें अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम ये एक अप्रोच है जहां पर इस तरीके का एक टेक्नोलॉजी है जिसमें इंक्लूडिंग इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर इन फरोज, बेटर ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर। तो यहाँ पर होता यह है कि फरोज बनाए जाते हैं और उन फरोज यानी कि एक रास्ता जैसा बनाया जाता है और उसके थ्रू वाटर को मूव किया जाता है ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो उसमें आ जाए। और इसके साथ में वाटर अगर हमें फील्ड्स तक पहुंचाना है तो वो थ्रू दिस फरोज अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ऐसे फरोज और ये ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए जाते हैं ताकि आराम से पानी को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके और एक्सेस वाटर जाकर उसमें गिरे। Contour stone walls, it is constructed where the slope is between 15 to 30%, और यहाँ पर इट हेल्प्स इन लैंड प्रिपरेशन एंड चेक सॉइल एरोशन। तो नाम से पता चल रहा है जो भी कॉन्टोर है उसके इर्द गिर्द हम जो है स्टोन्स लगा रहे हैं और ये स्टोन वॉल्स बना रहे हैं। या फिर जनरल फील्ड्स के इर्द गिर्द भी अगर हम स्टोन वॉल ऐसे लगाएंगे तो वो पानी जो है वो बहकर नीचे जाकर भी अगर वो बहकर चला जा रहा है वो नहीं होगा, टॉप सॉइल के थ्रू भी अगर वो बह रहा है तो वो नहीं बहेगा। तो इस तरीके से बैरियर्स बनाकर हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल नाम याद रखना डिफिकल्ट होता है, इनको आपको याद करना होगा। थर्ड क्वेश्चन ये जो है 8 मार्क्स के लिए 120 वर्ड्स का, एक्सप्लेन डिफरेंट मिशंस which form the core of National Action Plan on Climate Change। ठीक है, NAPCC के डिफरेंट जो है यहाँ पर मिशंस पूछे गए हैं और ये 120 वर्ड्स 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पर हम पहले बताएंगे NAPCC के बारे में और फिर इसके अंडर जो मिशन है उनके बारे में हम बताएंगे। तो दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर सकते हैं, दो माइक्रो क्वेश्चन है। NAPCC was formally launched जून 30, 2008 में से लॉन्च किया गया था। ऑब्वियसली किसके लिए? क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए या फिर उससे रेजिलिएंट बनने के लिए। NAPCC identifies measures that promote development objectives while also yielding co-benefits for addressing climate change effectively। डेवलपमेंट तो हमें करना ही है बट उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर उसके खिलाफ हम कैसे रेजिलिएंट बन सकते हैं, ये NAPCC का मेन कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 8 मिशन इसमें है, नेशनल मिशन अगर हम देखें इसके अंदर 8 मिशन है, यानी कि 8 पार्ट्स में ये इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है। और इसका मेन फोकस है प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट थीम्स है या फिर एम या ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं इन मिशंस के हैं जो कि अंडर NAPCC हैं। यहाँ पर मिशंस कौन कौन से हैं, मेन चीज वो पूछी गई। पहले हमने NAPCC के बारे में सारा बता दिया और 8 मिशंस के बारे में अब हम बता रहे हैं। सबसे पहला नेशनल सोलर मिशन, ऑब्वियसली सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, टोटल एनर्जी मिक्स में सोलर एनर्जी का जो परसेंटेज है उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है किया जा रहा है। सेट द सोलर मिशन अ टारगेट ऑफ डिलीवरिंग 80% कवरेज फॉर ऑल लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में एटलीस्ट 80% कवरेज जो है सोलर एनर्जी का हो फॉर
लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस में एटलीस्ट 80% जो है सोलर एनर्जी ही हम यूज करें, ये चीज इंश्योर करना इसका जो है मेन टारगेट है, राइट। इसके साथ जो हायर टेम्परेचर के मीडियम टेम्परेचर के एप्लीकेशन है उसमें 60% कवरेज हो। तो ये सेट जो टारगेट्स है ये आप कुछ याद रख लीजिए, क्योंकि ये लिखने पर ही आपको स्पेसिफिकली जो है स्पेसिफिक आपने लिखा है ये कहा जा सकता है और आपको मार्क्स मिलते हैं। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, जहां पर ऑब्वियसली एनर्जी जो यूज की जा रही है, जनरेट की जा रही है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, किस तरीके से वो किया जाएगा, और इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी उनको इसके तहत डेवलप किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि CFL के बदले LED आप यूज कर रहे हो, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, जहां पर मेक हैबिटेट्स मोर सस्टेनेबल, ऑब्वियसली इसके नाम से पता चल रहा है जो भी हैबिटेट्स रहने की जगह है, ह्यूमंस के लिए हो या फिर एनिमल्स के लिए हो, उनको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ बिल्डिंग्स इन रेजिडेंशियल कमर्शियल सेक्टर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बिल्डिंग्स में हम रह रहे हैं वहां पर एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बिल्डिंग्स को बनाया जाए। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसको किस तरीके से मैनेज एंड प्रमोट किया जा सकता है, और यहाँ नेशनल वाटर मिशन जिसके थ्रू वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड और उसके प्रॉपर कैचमेंट एरिया मैनेजमेंट को कैसे किया जा सकता है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके जो है टारगेट्स है। वाटर मिशन विल डेवलप अ फ्रेमवर्क टू इंक्रीज वाटर एफिशिएंसी को 20% से ज्यादा इंक्रीज करने का काम किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम को कंजर्व करना, ठीक है, क्योंकि हिमालय को जो है थर्ड पोल भी कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं फिजिकल फीचर है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। उसको कंजर्व करना है और हम उसमें एक स्टेक होल्डर बनते हैं क्योंकि हमारे पास में ही हिमालय और हम उसे इफेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको कंजर्व करने से रिलेटेड ये नेशनल मिशन है, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से उन जो एरियाज जो हिमालय, जैसे कि हिमाचल है जहाँ पर हिमालयाज हैं, तो इन एरियाज में उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना और स्टेप्स लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब लिया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, जिसमें एनहांसिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, कार्बन सिंक्स को एनहांस करना, यानी कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनके नंबर को इंक्रीज करना ताकि उससे जो बेनिफिट्स हैं, जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो अच्छे से मिले, साथ में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं या फिर उनसे वाटर वेस्टेज होता है, तो उन प्रैक्टिसेस को किस तरीके से हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, उन से रिलेटेड स्टेप्स लेना। नेशनल मिशन फॉर स्टार्टिंग नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, तो नॉलेज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसके मिटिगेशन से रिलेटेड, और ऐसे एरियाज जो कि काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज को प्रोन है, यानी कि ऐसे हमारा ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो साइक्लोन्स आते ही आते हैं डेफिनेटली वहां पर, तो ऐसे एरियाज काफी ज्यादा प्रोन है और क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा साइक्लोन्स आएंगे वहां पर, और ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, हीट वेव्स हो रहे हैं इंडिया में, राइट। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रैक करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रेंड हम प्रोजेक्ट कर सके कि आगे क्या होगा, उसके हिसाब से हम प्रिपेयर्ड हो। ओके, तो ये इस मिशन का मेन एम है। इसके साथ इसमें जो है क्लाइमेट रिसर्च फंड को भी बनाया गया ताकि रिसर्च इससे रिलेटेड की जाए। आप एक छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट का ये एक एफर्ट है जिससे ऑब्वियसली हम SDGs के तरफ भी इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ 20 मार्क्स का ये 400 वर्ड्स का ये जो क्वेश्चन है, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड है, छोटा सा क्वेश्चन बट 400 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना होगा, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, सबसे पहले हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में लिखेंगे और ये किस तरीके से एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है वो हम लिखेंगे। तो 2 पार्ट्स में हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं और ये सब यूनिट 2 यूनिट 3 जो कि GS3 का है उससे उसके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। आंसर हम कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? एम्बिशन ऑफ नैनो मटेरियल्स इन एग्रीकल्चर इज टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ स्प्रेड केमिकल्स, मिनिमाइज न्यूट्रिएंट लॉसेस इन फर्टिलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड यील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लाइन जोड़ सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो स्केल पर चीजें यूज किए जाते हैं, 10⁻⁹ के स्केल पर चीजें यूज किए जाते हैं, जहां पर इस स्केल पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नॉर्मल सब्सटेंसेस के, कार्बन नैनो ट्यूब्स की अगर हम बात करें
तो वो कार्बन के कुछ स्पेसिफिक, कुछ अलग ही फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उभर कर आते हैं। तो इस स्केल पर काम करने पर कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उनको यूज किया जाता है। और वो एग्रीकल्चर में एडवांटेजेस कैसे यूज किए जा सकते हैं? अमाउंट ऑफ स्प्रेड केमिकल्स का जो यूसेज है बहुत ज्यादा, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग न्यूट्रिएंट लॉसेस इन फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है उसको भी हम जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया आपने बहुत सारा डाल दिया तो वो वेस्ट हो रहा है, राइट? तो नैनो यूरिया यूज करने का काम हम कर रहे हैं, राइट? तो ये जो है एनहांस करेगा क्वांटिटी में जो यूज किया जा रहा है, और नैनो यूरिया यूज करने पर वो अब्जॉर्ब भी अच्छे से हो जा रहा है और फर्टिलिटी बढ़ रही है, राइट? तो ये चीज हो सकती है। ईल्ड बढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। Nanotechnology monitors leading agricultural controlling processes, especially by its miniature dimension. तो एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस को और एनहांस कर सकता है और उन्हें मॉनिटर कर सकता है मिनिएचर डायमेंशन, यानी कि नैनो स्केल पर चीजें हो रही हैं तो उससे एडवांटेजेस मिलते हैं। एडिशनली एनहांसमेंट ऑफ फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी वो किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल इनपुट्स के रिडक्शन को, एनरिचमेंट ऑफ अब्जॉर्बिंग नैनो स्केल न्यूट्रिएंट्स। तो नैनो स्केल बहुत छोटे होंगे तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, इजीली होता है। जो प्लांट रूट के पोर्स है उनके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स अच्छे से घुसते हैं। तो वो चीज एक डायरेक्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं नैनो स्केल पर काम करने का है। अब स्पेसिफिक यूजेस क्या है? नैनो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, बहुत ही नैनो स्केल पर होते हैं, इजीली अब्सॉर्ब होते हैं। अब यूज ऑफ नैनो न्यूट्रिएंट्स, बल्क फॉर्म ऑफ केमिकल इनपुट्स इन क्रॉप्स, यूज ऑफ नैनो न्यूट्रिएंट्स कैन रिड्यूस न्यूट्रिएंट रन ऑफ। ठीक है, तो अगर नैनो न्यूट्रिएंट्स यानी कि नैनो फर्टिलाइजर्स एक एग्जांपल हो गया इसी का, जहां पर उनको यूज करने से रन ऑफ जो है वो नहीं होता, यानी कि ऐसे पूरा बिखरा हुआ नहीं रहता, वो जल्दी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। और इस वजह से अगर पानी जो है टॉप सॉइल को ले जा रहा है तो न्यूट्रिएंट्स उसके साथ, पानी के साथ कई बार रिवर्स में पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से algal ब्लूम और कई तरह के पोल्यूशन जो है वाटर का होता है, तो वो नहीं होगा। इसके साथ नैनो ट्यूब्स का अगर हम यूज करें तो वो बायोसेंसर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। प्लांट्स और क्रॉप्स के अलग अलग पैरामीटर्स को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, ये इसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम क्वांटम डॉट्स की बात कर रहे हैं। क्वांटम डॉट्स भी एक्चुअली नैनो स्केल पर सब्सटेंसेस है। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज कंपेयर्ड विद ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक डाइस। ठीक है, तो प्लांट पार्ट्स के अलग अलग रीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम डाइज जो है वो डालते हैं, वो रूट्स के थ्रू, पानी के थ्रू वो ऑब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। अलग अलग पार्ट्स में उनके कलर्स के बेसिस पर हम काफी एनालिसिस करते हैं कि कैसे चीजें ऑब्जॉर्ब हो रही हैं और किस तरीके से ये कलर्स वेरी हो रहे हैं, उसके बेसिस पर काफी सारी स्टडी होती है। तो ऑर्गेनिक डाइज इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। उनके बदले हम क्वांटम डॉट्स नाम की ये चीज, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी का एक हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है, उसको यूज कर सकते हैं, और वो जो है प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ में हमें इंफॉर्मेशन भी देगा। तो ये चीज यूज की जा सकती है, ये हम कह सकते हैं। उससे रिलेटेड लेटेस्ट जो चीजें, फोटो कैटेलिस्ट हो गए, नो डिटेक्टेबल टॉक्सिसिटी इनकी जो है नहीं होती है, मेन बात वो है। डाइज यूज करते तो प्लांट्स के लिए वो टॉक्सिक हो जाता है, हार्म होता है, पर ये जो क्वांटम डॉट्स है नैनो मटेरियल, उसको हम यूज कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है, प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा काम भी हो रहा है। माइक्रो एंड नैनो एनकैप्सुलेशन, जहां पर कोटिंग और एम्बेडेड इन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैट्रिक्स, जहां हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीड जो है उसको एनकैप्सुलेट करके उसको जो डाला जाता है, वो माइक्रो या नैनो पार्टिकल्स का एनकैप्सुलेशन उसमें किया जा सकता है। और साथ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फूड फोर्टिफिकेशन के लिए। ओके, तो जिस तरीके से राइस को फोर्टिफाई किया जाता है न्यूट्रिएंट्स के साथ, उसमें नैनो मटेरियल अगर यूज किया जाएगा तो दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो इसके साथ कंट्रोल ऑफ प्लांट पेस्ट। ठीक है, तो प्लांट पेस्ट को भी हम आराम से नैनो मटेरियल यूज करके कंट्रोल एंड मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ एनवायरमेंट रिस्क सब्सटेंसेस, बायोसिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स जो है बायोलॉजिकली सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं और कम हार्म पहुंचाते हैं इन कंपैरिजन टू केमिकल्स जो हम पेस्टिसाइड्स में यूज करते हैं। फूड पैकेजिंग में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, जहां पर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो फूड पैकिंग में है वो हम कर सकते हैं, राइट?
यहाँ जो नैनो मटेरियल के वजह से एक्सटेंडेड यूज मिलता है, ज्यादा समय पर तक उसे यूज किया जा सकता है और वो चीज फूड के लिए बहुत ही अच्छा है और साथ में उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है ऑब्वियसली, राइट। तो इसके लिए ये सारे जो मटेरियल हैं नैनो स्केल पर अगर इन्हें यूज किया जाए तो वो हेल्प करते हैं। ओके, इवन गोल्ड एंड सिल्वर नैनो स्केल पर यूज किया जा सकता है, ऑब्वियसली हम करेंगे नहीं बिकॉज दे आर रियली कॉस्टली, बट कुछ में किया जाता है। तो इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी के वाइड एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, वो सब हमने बता दिया। काफी स्पेसिफिक एंड टेक्निकल चीजें हमने यहाँ पर बताई हैं। ये आपका जो है स्टैंडर्ड आंसर बन सकता है अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि धीरे धीरे हमारा कमीशन जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसके साथ मैं आपको याद दिला दूं, आपके मेंस एग्जाम में आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन को एक नॉच ऊपर पहुंचाने के लिए हम लेकर आ गए मेंस क्रैश कोर्स। इसमें आपको जो है कंप्लीट मटेरियल अलॉन्ग विद मेंस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है विद करंट अफेयर्स, मॉडल क्वेश्चन आंसर्स और लाइव डाउट सेशंस। ये सिर्फ 10,000 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए मुझे, मटेरियल तो मेरे पास है, मैं उससे पढ़ लूंगा, तो आप ये मेंस टेस्ट सीरीज का हमारे पार्ट बन सकते हो, जहां पर आपको मेंस टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, हिमाचल जीके का मटेरियल, करंट अफेयर्स, मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लाइव डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये सब आपको जो है 6,000 में प्रोवाइड किया जा रहा है। दोनों ही कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप इस सेशन से आपको काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी। जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।